नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कविता के बहाने आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस थोड़ी देर में जुड़ेंगे सुपरिचित कवियत्री डॉक्टर रश्मि बजाज। आज हम उनकी कविताएं सुनेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। बस थोड़ी देर में अब मैं आज के इस मंच पर जोड़ता हूं सुपरिचित कवियत्री डॉक्टर रश्मि बजाज को। नमस्कार, नमस्कार रश्मि जी, कैसे हैं आप? जी, नमस्कार, बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा वेरी लगा। फाइन। बहुत दिनों के बाद, कोशिश के बाद अब जी, अंततः हमने आपसे कनेक्ट हो ही गए इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं चाहता था बिल्कुल कि जी। एक्चुअली इस बीच में मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ बहुत सारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए। ब्रजेश जी, सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए, उर्मिला जी, जी। शिरीष जी जुड़ गई, अजय शर्मा ओके जी जी। जुड़ गए, विजय संदेश नमस्कार, जी जुड़ गए, नमस्कार। अशोक मिश्री जी, जी जी। जुड़ गए। अब लगातार हाँ, हाँ। हमारे साथ मित्र जुड़ने शुरू हो गए। हाँ, आपका हाँ। रमेश चंद्र शुक्ल जी भी जुड़ गए हैं। कार्य तो बन रहा है, बढ़ रहा है। जी। दरअसल दरअसल डॉक्टर साहब, मेरा मन था कि आपका हुँ, जो अभी पिछले दिनों काव्य संग्रह प्रकाशित होके आया है, कहत जी, कबीरन, जी, जी। उसके बारे में जब आपसे भी बात हुई थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन अच्छा हुआ कि आज कविता के बहाने आपके पूरे लेखन पर हुँ, और हुँ। आपकी कविताओं पर बातचीत करेंगे और साथ में आपकी कविताएं भी सुनेंगे। और इस बीच में जो जी, मित्र हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ जी, उनका। वे समय निकाल कर आपके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जी। सबका नमस्कार, सबका अभिनंदन। बहुत जी। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं मित्रों से ये भी निवेदन करूँगा, अगर वे चाहें, इस कार्यक्रम के लिए आप अपनी टिप्पणियाँ देते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो कुछ भी आपको अगर रश्मि जी से पूछना है उनके लेखन के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, और ख़ास करके कबीरन शब्द पर मैं विशेष आज ध्यान देना चाहूँगा, तो इसके बारे में, और साथ में अगर उनकी इच्छा तो इस आज के इस कार्यक्रम को लाइव ही साथ-साथ में शेयर भी करते रहें, बहुत अच्छा लगेगा। तो रश्मि बजाज आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हैं, कविता के बहाने। कविता तो हुँ, हुँ। बहाना है, और साथ में आज बहुत अच्छी बात है कि कवियत्री भी हमारे समक्ष हैं। तो बताइए, अपने थोड़ा-सा अपने जीवन काल को याद करिए, कहाँ से आपकी शिक्षा-दीक्षा शुरू हुई, और जी, जी। कैसा कविताओं के प्रति कैसे रुझान पैदा हुआ? जी, जी। उपेंद्र जी, सबका मैं स्वागत करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ के। वीडियोज़ तो मेरे आते रहे हैं, मैं डालती रही हूँ, लेकिन समहाउ पहला ये लाइव है दैट दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज़ कुछ ना कुछ मुझे ऐसा रहा कि लाइव में नहीं जा पाई। तो ये पहला लाइव है, इसलिए भी आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आज बात हम कर रहे हैं और स्कूलिंग एंड बर्थ, मेरी बर्थ प्लेस जो है वो भिवानी हरियाणा है और स्कूलिंग भी मेरी यहीं हुई, कॉलेज भी यहीं हुआ, फिर एमडी यूनिवर्सिटी हरियाणा में मेरी पीजी हुई, इंग्लिश की पीजी रही, देन आई पीएचडी भी इंग्लिश की ही रही, कॉलेज में मैं प्रोफेसर रही, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही इंग्लिश में। तो ये सारा जो है एक, अगर प्रोफेशनली मैं देखूँ अपने आप को, तो इंग्लिश हैज़ बीन माय लैंग्वेज, मेरी भाषा अंग्रेज़ी रही है। लेकिन इसमें ये एक बात बहुत, देखिए, जो गौरतलब रही और मैं शेयर भी आपके साथ करना चाहूँगी कि हालाँकि ये होना ये चाहिए था कि मेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती। लेकिन जब मैंने क्रिएटिव राइटिंग की, रचनात्मक लेखन किया, तो उसमें हिंदी में ही मेरी भावों का प्रस्फुटन हुआ। और क्या भूपेंद्र जी, जी, सबसे पहली कविता जो है वो मेरी 9 साल की थी, आई वाज़ 9 साल की उम्र में मेरी पहली कविता आई और वो बड़ी दार्शनिक कविता थी, बड़ी फिलॉसफिकल पोएम थी, जिसका ज़िंदगी क्या है, कैरम का खेल, गोटियाँ बिखराना है प्रयत्न का प्रारंभ,
लाल गोटी होती है, मुक्ति जिसको सब खिलाड़ी पाना चाहते, जोर लगाते, ऐसा ऐसा करके ये स्कूल में 3rd या 4th क्लास में ऐसी एक कविता जो है मेरी, वो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई। और जब भी क्रिएटिव राइटिंग की बात हुई, रचनात्मक लिखने की, तो वो इंग्लिश उसमें नहीं आती थी, वो हमेशा हिंदी आई। फिर व्हेन आई ग्रू अप, मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो उसके बाद भी जो संकलन मेरे बाद में आने शुरू हुए, कॉलेज के साथ भी जैसे अलग कविताएं आती रहीं थोड़े थोड़े टाइम के बाद भी सारी। और ये होता था कि मैं यूथ फेस्टिवल में भी जो पार्टिसिपेट करती थी, आई हैव बीन ऑल राउंड बेस्ट एंड ऑल दैट, वो चलता रहता था, बहुत कुछ वैसा कई साल तक चला। तो उसमें भी ये होती थी कि मेरी कविताएं अपनी ही रचित होती थी, जो कि मंचों से प्रस्तुत होती थी। तो वो भी चलता रहा स्टूडेंट लाइफ में, वो भी हिंदी। फिर उसके बाद जब मेरा संकलन आया पहला, वो 98 में आया, वो भी हिंदी में आया। और जितने भी कविता संकलन हैं वो सारे हिंदी में आए हैं। लेकिन जो एक क्रिटिसिज्म का वर्क जिसको आप कहेंगे, वो विमेन इंडो एंग्लियन पोइट्स 96 में, वो काफी इंटरनेशनली एक्लेम्ड वर्क है। यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने उसको बेस्ट बुक्स में सेलेक्ट किया 96 की। तो वो जो है वो इंग्लिश में है। इट हैज रीच मैनी कंट्रीज, सब रिसर्चेज में कोट होता है। ये इस माइल ऑफ जो जिसको कहते हैं मील का पत्थर, वो वाली किताब है, वो इंग्लिश में आई। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा रहा भाषाओं में कि जब ज्यादा बौद्धिक बात करनी थी या दिमाग की बात करनी थी, तो इंग्लिश वाज रिजॉर्टेड टू। लेकिन जब दिल की दिल से बात करनी थी, तो शायद कहीं हिंदी जो है वो आई। और दूसरी क्या बात बात ये है। कि मुझे समाज से जुड़ना था उपेंद्र जी। जो चीजें हो रही थी आसपास, मुझे अपने आसपास के समाज में जो चीजें हो रही थी, उसके बारे में लोगों से बात करनी थी। कहीं कुछ संदेश था। आई फेल्ट द नीड टू कनेक्ट। और मुझे ये पता था कि मैं दिल से ही ये बात कर पाऊंगी। और वो दिल की दिल से बात जो है वो हिंदी में ही हुई, और ये यात्रा जो है वो चलती रही जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वैसे भी आपने हिंदी कविता के माध्यम से एक नया मुहावरा जिसको कहते हैं, वो स्थापित किया है, जिसके मतलब जिसके आधार पर रेशमी बजाज को और एक कवियत्री के रूप में और उनकी कविताओं को पहचाना जाता है, उस पर तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन जी। रश्मि जी, आज तक आपके 5 कविता संग्रह मुख्य रूप से प्रकाशित हुए हैं और जो बहुत ही चर्चित रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि छः छः छः। मतलब छठा छठा तो आपका वो कहत कबीरन है, वो जो अभी हाँ जी, हाँ जी, पिछले उससे पहले पिछले 5 जी। उससे पहले 5 आए हैं। तो जी, जी। उसके बारे में भी बात करेंगे। हुँ, क्या हुँ। आपने शुरू में क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना, जैसे जो लोग संगीत में आते हैं, किसी को गुरु धारण करते हैं, जी, जी। जिसको या किसी को प्रेरणा मानते हैं, जिसके आधार पर वे फिर उस विधा में आगे बढ़ते हैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। आपने कविता को ही चुना पूरी जी। साहित्य विधाओं में, नहीं तो गद्य हुँ, भी हुँ। था, कहानी, उपन्यास जी। या आलोचना, खैर हुँ, हुँ, उसमें हुँ। भी आपका दखल है। लेकिन कविता को ही मूल रूप से केंद्र बिंदु मानकर क्या किसी को गुरु के जी। रूप में आपने ग्रहण किया, या हुँ, कई हुँ। लोग ऐसा मानते हैं ना कि हम अपने गुरु खुद ही हैं? तो क्या आपके बारे में क्या रहा है? उपेंद्र जी, एज़ सच गुरु धारण करना वाला जो है, वो मेरे साथ इतना कुछ नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि जब मैं छोटी थी तो घर में जो पेरेंट्स हैं, वो फादर वाज़ प्रोफेसर ऑफ संस्कृत। और उनके साथ जो है उनकी जो मित्र मंडली है या जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था व्हेन आई वाज़ वेरी यंग, तो उसमें ये होता था कि घर में लोग आ रहे हैं, साहित्यिक मित्र उनके होते थे और वो आया करते थे। मैं 2 लोगों को याद करना चाहूँगी जब मैं बच्ची थी। एक तो हमारे कॉलेज में पापा के साथ होते थे सतनाम सिंह खुमार, हुँ, हुँ, हुँ। प्रोफेसर सतनाम सिंह खुमार, वो उर्दू के शायर, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और बहुत अच्छा लिखते थे, उर्दू के शायर। एक हमारे हरियाणा के राज्य कवि भी रहे वो उदय भानु हंस, यहाँ तो उनका भिवानी में उस टाइम होना होता था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। अब वो घर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस किस्म का माहौल है, वो अपने शेरो शायरी सुना रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ। तो वो मैं सुनती रही, उनके मुक्तक सुनती रही, उनकी शायरी सुनती रही। तो जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मेरे पास ये दोनों इन्फ्लुएंसेस काम करते रहे। फादर संस्कृत में थे, लेकिन उन्होंने किया हुआ जो था संस्कृत टू इंग्लिश एमए इन संस्कृत टू इंग्लिश मीडियम था।
वो इंग्लिश भी आती रही। तो तीनों जो भाषाएं हैं वो मेरे साथ होकर गुजरती रही। अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है। और एक माहौल जो घर में था वो शुरू से साहित्य का रहा, खूब साहित्य का माहौल रहा। और कविता ने तो लगता है जैसे कि खुद मुझे चुना, क्योंकि जब बहुत इंटेंसिटी भावों की आती थी तो अगर मैं उसको कुछ और नहीं उसका फैलाव नहीं हो पाता था। वो इंटेंसिटी जब मुझे हिट करती थी, जो तीव्रता शिद्दत से आती थी, तो मैंने हमेशा देखा कि वो या तो कविता में ढल गई या वो शेर में ढल गई। और दूसरी बात ये है कि टेम्परामेंट से मैं बहुत बातें नहीं कर सकती। जैसे एक ये होता है ना कि आप खोल के बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लगातार बात कर सकते हैं, हालाँकि 1 घंटे में तो शायद बहुत बातें आपसे हो जाएँगी। तो मुझे विस्तार में बहुत ज़्यादा मैं जा नहीं सकती हूँ। चीज़ों को समेट कर संक्षिप्त रूप में और सारगर्भित रूप में, गागर में सागर की तरह अगर कह दिया जाए, तो मेरे को वो विधा ज़्यादा अनुकूल रहती है बात करने की। इसलिए मुझे लगता है कि कविता का संग जो है वो मेरे साथ शुरू से कविता ही रही। बहुत जी। बढ़िया। तो याद है थोड़ा बहुत पहली कविता कौन-सी थी आपकी? जिसको पहली जिसको लगा कविता रश्मि रश्मि को लगा कि हाँ, ये कविता मैं होती है, कवि हूँ। अ, अब मैं कविता ही लिख सकती हूँ। जी, जी। अच्छा, वो उपेंद्र जी एक कविता ऐसी थी जिसने मुझे मेरे से मिलाया कि मैं एक कवि हूँ, क्योंकि उस पर स्टैम्प भी लग गई। ये एक बहुत ऐसा इंसिडेंट है जिसको मैं ज़रूर ज़िंदगी में नरेट करना चाहूँगी। हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला गए थे। तो वहाँ पर हम लोगों का कोई कोर्स चल रहा था, जिसे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो उधर जाना हुआ वहाँ, और एक बहुत बड़ी जो नामचीन साहित्यकार हैं, जो दिग्गज हैं, उनकी उपस्थिति में उनका एक वो कवि गोष्ठी जो है, पोएट्री कांग्रीगेशन सब लैंग्वेजेज़ की, वो मिलके चल रहा था। मैंने तब थोड़ा लिखना शुरू किया था। मेरे पास सिर्फ़ अपना एक टाइप्ड पेज था, कविता के टाइप्ड पेजेज़ थे, और मैं वहाँ पर गई। तो हमारे साथ जो लोग थे, हमारे जो प्रोफ़ेसर इंचार्ज थे, वो तो ऐसे ही बच्चों के टूर पे ले गए थे, जो वो ट्रेनिंग पे आए हैं, चलिए हम घुमा लाते हैं, क्या वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। तो वहाँ पर मेरी मित्र ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ये अच्छा लिखती है, आप एक बार देखो, अगर ये और नए पोएट्स की बात करते हैं कुछ हो, तो आप इनसे कविता पढ़ाइए। मुझे अब तक याद है कि वो कितने द्वंद्व में थे। एक तरफ से उनका जो मानव हृदय है और जो सेंसिटिव हृदय है, वो कहे कि मना कैसे करूँ? दूसरी तरफ से उनको ये डिलेमा कि इतने दिग्गज कवियों के बीच में मैं जिसको जानता नहीं, जिसकी कविता का पता नहीं, उसको मैं उतार कैसे दूँ? तो ही टूक हिज़ टाइम, और क्या उसके बात बाद है! उनको लगा कि चलो कोई आया, हरियाणा से इतनी दूर से आए हैं, शिमला में बेचारे रह रहे हैं, और एक लेडी है, कोई लड़की यंग सी बोल रही है कि मुझे पढ़वाओ, तो हम इनको पढ़वा देते हैं। तो वो कविता मेरी पहली कविता थी जो मैंने पढ़ी, और वो एक टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में आ गया। क्या बात क्योंकि है! उसके बाद जितने लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि आज की शाम की उपलब्धि रश्मि बजाज की कविता है। और उससे जो एनकरेजमेंट मुझे मिली, क्योंकि वो ऑडियंस ऐसी थी उपेंद्र जी, जो कि नुएंसेस भी पकड़ पा रहे थे। अगर मैंने कहीं महादेवी जी का रेफरेंस दिया है बिना नाम लिए, वो उसको जानते थे, वो हिस्ट्री को जानते थे। वहाँ के स्कॉलर्स भी बीच में थे जो रहते हैं वहाँ आईआईएस में। और बहुत दिग्गज नाम जो हमारे साथ हैं, वो सारे बहुत सारे वहाँ थे, जो एकेडमिक और बौद्धिक कवि हमारे हैं। वो एक-एक लाइन पर जब उनकी दाद मिली और जब बात हुई, तो उसने मुझे सच में एनकरेज किया। प्रोफ़ेसर चमन लाल हैं अपने, हम जानते हैं, वो भी वहाँ थे, जो रहे हैं साथ में। तो उनका भी ये कमेंट था कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिटर्न टू शिमला, तो आपकी किताब होनी चाहिए। रश्मि जी, इसको आपको ज़रूर एक्सपैंड करना चाहिए। अब क्या याद बात तो है! नहीं हुआ। हाँ, बरसों हो गए। मोहनदास नैमिष राय वहाँ थे, अपनी जो हैं सुशीला टोकभरे वहाँ थी, बहुत सारे और लोग भी थे। अब मुझे नाम भी याद नहीं, क्योंकि उतना तब हम पर्टिकुलर नहीं थे जब वहाँ पे गए। और तब वहाँ कृष्णा सोबती जी हुआ करती थी उस ज़माने में, वो साथ में हुँ, थीं। तो ये क्या सब बात है! लोग वहाँ पर थे, एंड दे वर सिटिंग इन द ऑडियंस, एंड आई वाज़ अ नोविस जो मैं वहाँ पर बात कर रही थी। लेकिन वो कविता ऐसी कविता है जो कि मेरा परिचय बन गई। उसको फिर आप ये देखिए कि उसमें क्रिटिक्स ने भी उस पे काम किया। वो एमफिल, पीएचडीज़ में भी उस पे काम हुआ, और उसको मंचों से बच्चों ने भी पढ़ा, और हमेशा वो फर्स्ट प्राइज़ ले रहे हैं। उसकी कई लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेशन भी हुई है। मैं आपको वो पीस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरा स्त्रीवादी लेखन है और जो मुझे स्त्रीवादी विमर्श क्या कहा गया, उसके लिए वो कविता मेरे ख़्याल से ऐसी कविता है जो कि अपने आप में काफ़ी कुछ समो लेती है। ये वो ज़माना था 90
आप देखिए 96 के आसपास का, जब हरियाणा में, तब की कंपोजिशन है ये, और जब हरियाणा में भ्रूण हत्या इस हद तक ज्यादा थी कि हम 600-700 तक जा चुके थे। हरियाणा, उपेंद्र जी, ऐसा प्रांत माना जाता रहा है, अब बहुत फर्क हो गया है, अब वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। लेकिन इतने साल पहले आप देखिए, तकरीबन 25-26 साल पहले का हरियाणा, जबकि बिल्कुल हमें एक तरह से ये माना जाता था कि स्त्रियों की जो हालत है, आज भी खाप पंचायतों को लेकर लोग बात करते हैं कि ये इस किस्म की हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। उस समय तो ऐसी बात करना, आज तो ऐसी कविता घर घर लिखी जाती है, अब ये ट्रेंड बन गया ऐसी कविता का। लेकिन उस टाइम जब ये बात की गई थी 25 साल पहले के हरियाणा में, तब ये बात और ज्यादा महत्व रखती थी। मैं आपकी परमिशन के साथ अपनी ये बहुत प्रिय कविता, जो कि मेरा ट्रेडमार्क का भी बना है, थोड़ी सी लंबी कविता है लेकिन मैं शेयर करना चाहूँ। आप सुनिए, मैं बीच बीच में आपको पूरे स्क्रीन पर भी लाता रहूंगा। आप सुनाइए, चलिए, ठीक है। आपका स्वागत है। जी 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 जी। जी। इसका शीर्षक है मृत्योर्मा जीवनम गमय। क्या बात। मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। देखिए, हमारे श्लोक हैं मृत्यु और मां अमृतम गमय। लेकिन स्त्री को पहले जिंदगी तो मिल जाए, अमरता की बात तो फिर देखेगी ना। तो ये उसको लेकर ये संकलन भी यही था, मृत्यु और मां जीवनम गमय। बाद में फिर ये दूसरे संकलन में भी आई, निर्भय हो जाओ द्रौपदी में भी। तो अब आप देखिए, हम लिख रहे हैं 1996 में, तब का हरियाणा है, तब का भारत है। आसपास स्त्रीवाद अभी बहुत कॉमन चीज नहीं हुई, सिर्फ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की विमेन स्टडीज डिपार्टमेंट में चर्चा चलती है, लेकिन जमीन पर नहीं उतरा है, तकरीबन तब क्या हुआ है। क्या बात है, जी सुनाइए, आपका स्वागत है। जी। मृत्योर्मा जीवनम गमय। नारीवाद नहीं बपौती गांव अथवा महानगर की, निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की, अंग्रेजी या हिंदी भाषी की, राजनेता या बुद्धिजीवी की। क्रंदन है यह अस्तित्व की उस पीड़ा का, जो आंकड़ों में ढल तो जाती है पर चैन नहीं पाती। त्रासदी है यह गर्भ में सिमटी पड़ी मेरी उस बेटी की, जो भ्रूण हत्या के भय से पनप नहीं पाती। ज्वाला है यह धधक रही अनगिनत चिताओं की, जो सदियों से आज तलक बुझ नहीं पाती। चाह है यह अनंत के सौंदर्य व विराट के साहचर्य की। चाह है यह अनंत के सौंदर्य व विराट के साहचर्य की, जो आदि सृष्टि से है मुझे सताती। स्वप्न है यह अर्धनारीश्वर की सार्थकता का, जो बहुत चाहकर भी नहीं हो पाता वास्तविकता। औरत, वुमन, स्त्री शब्द हो कोई, क्या फर्क पड़ता है। औरत, वुमन, स्त्री शब्द हो कोई, क्या फर्क पड़ता है। हर देश काल भाषा में रक्ताश्रु सिक्त मेरी कथा है। मेरा नारीवाद राम की मर्यादा, लक्ष्मण की रेखा, भीम की गदा और कृष्ण प्रदत्त चीर से कहीं अधिक चाहता है। मेरा नारीवाद राम की मर्यादा, लक्ष्मण की रेखा, भीम की गदा और कृष्ण प्रदत्त चीर से कहीं अधिक चाहता है। दुस्साहस है यह एक नन्ही बदली का, नहीं पर्याप्त जिसे मात्र कोना, और जो चाहे विस्तृत नभ होना। दुस्साहस है यह एक नन्ही बदली का, नहीं पर्याप्त जिसे मात्र कोना, और जो चाहे विस्तृत नभ होना। यात्रा है यह साझी पीड़ा व साझी नीति की, जिसका मार्ग होकर गुजरता है कटिहार से कायरो, भागीरथी से मिसिसिपी। कटिहार से कायरो, भागीरथी से मिसिसिपी, और सैफो से तस्लीमा नसरीन, जानाबाई से अमृता प्रीतम, लक्ष्मीबाई से भंवरी बाई, सब के सब हैं मेरे सहयात्री। क्या बात अस्तो है। मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा जीवनम गमय। वाह वाह वाह। जानती हो सूर्या सावित्री घोषा विश्वावरा, कैसे गया तुम्हें और तुम्हारी जाति को छला। उदात चिंतन के परिणाम स्वरूप, उदात चिंतन के प्रमाण स्वरूप वेदों में जब सम्मिलित की जा रही थीं तुम्हारी विरचित ऋचाएं, तब भी गूंज रही थी सर्वदिक पुत्रम देहि की प्रार्थना।
तब भी गूंज रही थी सर्वदिक पुत्रम देहि की प्रार्थनाएं। और कालांतर में मुझ पर क्या क्या न गुजरा। राणा का विष प्याला मैंने पिया, खाक छानी जंगलों की, हो हब्बा, लल्ला आरिफा, सिल्विया प्लैथ, मारीना स्वेतयावा, सारा शगुफ्ता बनकर करनी पड़ी है मुझे कई बार आत्महत्या। शंकराचार्य ने वेद पाठ मात्र का हक छीना। बचती फिरती हूँ फतवों से मैं बन तस्लीमा, मेरा फतवा लेकिन है वो फरमाने खुदा, खुदा था जो आदम की उस पसली पर जिससे मेरे अल्लाह ने है मुझे रचा। मैं हूं शाश्वत बेघर, नहीं कोई मेरा घर। राम प्रसाद, पंचवटी, अशोक वाटिका, वाल्मीकि कुटी, धरती का बोझ, धरती की गोद, नहीं कोई मेरा अपना। अर्जुन को छीन पांच पतियों में बांटने वाली कुंती, जुए में दांव पर लगा डालने वाले पति, प्रतिज्ञाबद्ध क्लीव भीष्म पितामह, अथवा महाप्रस्थान वेला में मेरे देह त्याग को न्याय संगत ठहराते धर्मराज। मेरी वर्णमाला है एक अक्षरा, मेरी वर्णमाला है एक अक्षरा, जो प से प्रारंभ हो प पर समाप्त हो जाती। पिता, पुत्र, पति। बीन भी हूं मैं तुम्हारी और रागिनी भी, बीन भी हूं मैं तुम्हारी और रागिनी भी, और मेरे गीत संगीत में है मात्र एक स्वर ही, तुम, बस तुम। मेरा गणित है शून्य का गणित, शून्य जिसके बिना असंभव है तुम्हारे समस्त समीकरण, किंतु स्वयं शून्य, मात्र शून्य। बलराम ने हल की नोक से बार बार दबा कर डाला है मुझे पूर्ण रूपेण बौना। कभी शबरी, कभी अरुंधति, कभी श्रुतावती बनी, सदियों से मैं आई हूं बेर पकाती, बेर खिलाती, और बना डाला है तुमने रसोई घर को ही मेरा शवगृह। तुम्हारा अक्षय पात्र रीत जाता है मेरे भोजन से पहले, तुम्हारा बादल नहीं बरसता मेरे आंगन, तुम्हारा सूरज नहीं चमकता मेरे सहन, तुम्हारा बसंत नहीं उतरता मेरे उपवन, और मैं खड़ी हूं आज तक प्यासी, अंधी और ठूंठ। मेरा इतिहास सदा औरों ने लिखा है, मेरा क्या बात जीवन है। सदा औरों ने जिया है। सदियों से चल रहे इस नाटक में ना सूत्र है मेरा, ना सूत्रधार, ना भाव भंगिमाएं, ना मुद्राएं, यहां तक कि दर्शक भी नहीं है मेरे। आज तुम्हारा साथ देने के लिए अपनी आंखों पर बांधी पट्टी मैंने हटा दी, और सब कुछ स्पष्ट दिख पड़ रहा है। तुम्हारा मृग मारीचिकी, माया मृगी मोहपाश, तुम्हारा नंदन वन कैद है जहां मेरे कामधेनु और मेरे काम वृक्ष। इस बार मैं राह में स्वर्ण फल और स्वर्ण मृग के छलावे में नहीं आऊंगी। नित्य प्रति देती रही हूं अग्नि परीक्षा, जलती रही हूं रोम रोम, और बन गई हूं राख की मात्र एक ढेरी। भीतर की सुलगती चिंगारी ने किंतु मेरा साथ दिया है, और मैंने राख से स्वयं पुनर्जन्म लेने का ककनूसी धर्म सीख लिया है। वाह वाह, क्या स्वमंथन का बात है। राज मैंने ककनूसी धर्म सीख लिया है, स्वमंथन का राज मैंने पा लिया है, अपना अमृत कलश, और निरर्थक है अब कर डाले तुम्हारी चिताओं की अग्नि, तुम्हारे विष के प्याले। ना माम छिन्नन्ति शस्त्राणि, ना माम दहति पावक है। काल की यज्ञ वेदी पर बैठ करती निर्भय वेद मंत्रोच्चारण, साहस की अंजुलि में भर जागृति का जल, ले संकल्प की हवि, डाल रही हूं मैं आहुति, और कर रही हूं आह्वान आज एक नए युग का। कन्याम देही, कन्याम देही, कन्याम देही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये बहुत वातावरण को बहुत ही गंभीर बनाया आपने, और जी इतना धारा प्रवाह रूप से आपने इसका वाचन किया कविता का, और अपने आप जी, में धन्यवाद। बहुत 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 सशक्त कविता है, बहुत। और स्वाभाविक रूप से जैसा कि आपने कहा है कि इस कविता से ही आपकी पहचान शुरू हो गई है, और ये आपकी सही रूप में पहली कविता थी। जी हाँ, सही रूप में जिसको कहेंगे वो पहली कविता। क्या बात है, जी क्या बात है। तो क्या उस समय इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था,
आपने तो सुनाई थी कविता जिससे आपको जी, बहुत मैंने ही तो पेजेज़ से पढ़ी थी, उसके बाद ये किताब के फ़ॉर्म में आई, तो निखिल पब्लिकेशंस दिल्ली से फिर ये किताब फ़ॉर्म में आई जी, अच्छा मृत्योर्मा जीवनम का। नहीं अक्सर ये होता है ना कि पहले किसी पत्र पत्रिका में कविता प्रकाशित होती है, उसके बाद उनका संचयन होता है, उनका फिर हाँ, हाँ। संकलन आता नहीं, है, नहीं, तो जी, उपेंद्र जी। जी मेरा जो रहा है ना सफ़र, वो कुछ अलग किस्म का रहा है। पत्र-पत्रिकाओं में मैं भेज नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा या तो ये रहा है कि आएगी तो किताब ही आएगी, आई कैन वर्क ऑन दैट ओनली। अपना काम करना या फिर लाना तो संग्रह सामने लाना। ये तो फ़ेसबुक आया तो फिर उससे थोड़ा आना लिखना शुरू किया, एक्सप्रेशन किया या फिर कहीं की कोई वीडियो आई तो डाल दी। नहीं तो मुझसे ये बहुत ज़्यादा अखबारों में भेजना, पत्र-पत्रिका में भेजना, किसी ने माँग लिया तो ठीक है, किसी का इश्यू है कि आप भेज दीजिए तो ठीक है। नहीं तो मैं ये कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि उससे अपने जो ध्यान है और अपना जो एक कंसंट्रेशन है, मुझे लगता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाता है कि इधर भेजा, उधर भेजा। समहाउ किसी ने माँगा तो ज़रूर मैंने उसको पूरे सामान से भेजा है, पर बहुत ज़्यादा मैंने भेजा नहीं। आते हैं जब भी तो आए हैं, तो संकलन ही आए हैं। उसके बाद किसी ने कुछ प्रकाशित करना है तो जो माँगा तो वो आती रही पत्र-पत्रिकाओं में भी मैं भेजती रही। पर मैंने बहुत इसको एक परस्यू करके जैसे भेजते हैं, उसके बाद संकलन आता है, इट इज़ द अदर वे राउंड। ये वो वाला है कि नीचे से ऊपर जाने मतलब वो नहीं था, ये अप स्टार्ट इस तरह से हुआ, स्टार्टअप की किताब ही आई, फिर किताब आई, फिर उसके बाद इधर-उधर सब कुछ आता रहा। जी। तो जैसा कि आपने शुरू में ये कहा अपने वक्तव्य में कि हरियाणा की जो स्थिति थी उन दिनों, उस पर जी, उसी उसी भाव-भूमि को लेकर आपकी ये जी। बहुत अच्छी रचना है। मैं कहूँगा कि बहुत सशक्त रचना है और इतनी लंबी कविता के माध्यम से बात को कहना और उसको सस्टेन करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऊपर से जो आपका वाचन रहा, बहुत ही प्रभावशाली रहा, बहुत ही थैंक यू जी, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, थैंक लेकिन अब क्या लग रहा है आपको जी, जो आपने चिंता व्यक्त की थी उस समय इस कविता जी। के माध्यम से, हुँ, हुँ। जैसा कि जी, आपने कहा कि स्त्री विमर्श पर आधारित कविता है। अक्सर कई लोगों का ये कहना है जो हमारे आलोचक हैं, समीक्षक हैं कि ये स्त्री हुँ। विमर्श तो ठीक है, लेकिन कभी तो कभी होता है। उसको हाँ, हाँ। पूरी सामाजिक चिंता होती है, सामाजिक जो सरोकार जी, होते हैं, उनकी चिंता जी, रखनी चाहिए, हाँ, केवल बिल्कुल। स्त्री विमर्श पर आधारित ही। तो बस जी, जी। आपका विचार इस पर जानना चाहूँगा। हाँ, ज़रूर। उपेंद्र जी, ये बात ठीक है कि जो कवि है वो कवि है, साहित्य जो है साहित्य है। उसको अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले जाएँगे ना, कि कोई कवि है वो सिर्फ़ स्त्री मुद्दों पर लिख रहा है, एक ही किस्म का स्त्री का अस्मितामूलक साहित्य है या फिर कोई भी जितने अस्मितामूलक साहित्य हैं, अगर सिर्फ़ उस तक रहा जाएगा, तो एक बहुत आपका जो है लिमिटेड रह जाता है। लिखने वाले का पर्सपेक्टिव भी लिमिटेड है और वो पढ़ने वाले का भी जो है वो लिमिटेड रह जाता है। तो उसको ट्रांसेंड करके या उससे आगे जाकर, ऊपर जाकर, उससे परे जाकर, कहीं न कहीं ये हर मुझे लगता है ये भी एक यात्रा है लिखने वाले की। जैसे मैं अपने को अगर देखूँ, तो एक लड़की भारतीय समाज में, फिर एक औरत, इस तरह से चलूँ तो, एक वो था कि जो शुरू का जो पेन था, क्योंकि वो है ना मेरा जिस तरह ये कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा जो गान। होगा मेरी गान 2 जी, प जी, जी। हाँ, 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 मेरी 2 पंक्तियाँ ये हैं कि आहत होगी पहली कवित्री, प्रतिरोध से कविता जन्मी होगी। क्योंकि आप क्या थेरी बात है! गाथा को उठा लीजिए, जी, हुँ, प्रतिरोध से कविता जन्मी होगी। आप थेरी गाथा को ले लीजिए, जो भी अर्लीएस्ट वुमेन राइटर आपकी हुई हैं शुरू से, आप देखिए उनके अंदर प्रतिरोध है, क्योंकि वो जो समाज से एक आया ना स्थिति, तो वो तो पीड़ा और व्यथा आपकी आई ही है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे वो एक्सप्रेशन पाएगी, अभिव्यक्ति पाएगी। लेकिन जैसे-जैसे हम अपनी यात्रा में आगे चलते हैं, तो जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, वो भी आने लगते हैं। जैसे मेरा फिर फलक विस्तृत होता गया और सामाजिक जो विषय हैं, उन पर भी बात होती गई। जो फिलॉसफिकल हैं, दर्शन भी आता गया बीच में। वो बाद वाले जो अपने 2 कलेक्शंस हैं मेरे, अपना 2018 का, जुर्रत ख्वाब देखने की, और अभी जो कहत कबीर अनाया, इसमें फ़लक इस किस्म का है कि सब किस्म की जो हैं कविताएँ वो आई हैं। क्योंकि एक ही किस्म का विमर्श जब चलता है और फिर मैं कई बार देखती हूँ कि वो विमर्श अतिवादी हो जाता है। उस अतिवादी विमर्श को कोई भी विमर्श जो है वो बहुत दूर फिर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक पॉइंट आ जाता है जबकि वो आपको, क्योंकि साहित्य में अगर आपको सोच को परिष्कृत भी करना है,
और कुछ भी करना है तो उसके लिए एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही उस पर चल रहे हैं, या वो इतनी तलखी बढ़ा दी कि बल्कि वो और विभाजनकारी हो गया, वो आप और जो अपना पर्पस जो है साहित्य का, वो डिफीट होने लगा आपका। उतना ज़्यादा जो है स्त्रीवादी विमर्श मुझे लगता है, उसकी जगह अगर हम मानवतावादी विमर्श रखेंगे ना, तो वो उसमें सब आ जाता है। एक अच्छा मानव जब क्या बनता बात है, है! मैं तो मैं अच्छे मैं मा एक्चुअली जी। मैं वास्तव में इसी बिंदु पर आना चाह रहा था। सही बात जी, है। जी, जी। जी, 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 हाँ। जी। तो लेकिन ये है बहुत कि जहाँ-जहाँ जिसकी आवाज़ नहीं उठी है ना, उसके देखिए बात तो करनी पड़ेगी। चाहे वो नहीं आ पाए, जिनकी पीड़ा है, तो चाहे वो स्त्रियाँ हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे आदिवासी हैं, चाहे वो दमित हैं, एक और भी दमित हैं, जिनकी बात हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे उच्च वर्ग में, निम्न वर्ग में या गरीब में, ऐसे वो कहीं भी फिट नहीं होते, लेकिन पीड़ा तो उनकी भी पीड़ा है। हम बहुत बार उन पीड़ाओं की बात नहीं करते। जैसे हमारे साहित्य विमर्श में, ये मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि जो व्यथाएँ छूटी हैं, मेरी लेखन में उनकी व्यथाएँ आई। जैसे आप ये देखिए कि हमारा जो कश्मीर का है, कश्मीर का तो ख़ैर वो उसपे राजनीति बहुत होने लग गई, तो उसका नाम लेते ही लोग कहते हैं ऐसा है, वैसा है। लेकिन देखिए कश्मीर की जो पीड़ा है, वो एक वास्तविकता है, हकीकत है। नहीं, रही वो वो कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा। उस बिंदु पर मैं आना चाह रहा था। जी, जी। वास्तव में क्या हाँ, है रश्मि जी, वेष्टि हाँ, से एक बार मैं लेकर समझ। थोड़ा-सा ये हाँ, जी, 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 बताएँ, हाँ। बताएँ, बताएँ। आप अपनी हाँ। बात जी, मैं वो बताएँ। कह जी, रही जी। थी, इसी तरह जो विस्थापन का साहित्य है, पार्टीशन का, वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और इस किस्म की कई आवाज़ें जो कि वो देखिए वैसे उच्च वर्ग में आते हैं, धनाढ्य में नहीं आते, भई वो दलित भी नहीं है, वो स्त्री भी नहीं है, वो उन स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होते हैं, लेकिन पीड़ा तो उनकी भी पीड़ा है ना। कैसे हो कि साहित्य उनकी पीड़ा की बात ना करे? तो मुझे जिस-जिस की बात नहीं हुई है, उसकी बात करने का जो-जो पीड़ाएँ नहीं अभिव्यक्ति पा रही थीं, मेरे आस-पास की पीड़ाएँ, जो कि मैं देख रही थी कि वो बेचारे किसी साँचे में फिट नहीं होते, तो उनकी बात ही नहीं है, लेकिन उनकी पीड़ा तो वास्तविक है। मेरी कविताओं में वो आवाज़ें भी आ गईं, जो अनसुनी कर दी गईं, जो अनदेखी कर दी गईं। तो सब किस्म की ये वाली आवाज़ें भी मेरी कविताओं में अपनी अभिव्यक्ति पाती। जी, मैं उसी बिंदु पर आना चाह रहा था कि व्यक्ति से जी, लेकर पूरी समष्टि तक जितनी भी जी, वेदनाएँ हैं, जितनी भी चिंताएँ हैं, हाँ, जितने भी दर्द हैं, कष्ट हैं, जी, उनसे तो जी, कविता ऐसा नहीं है कि विलग रह सकती है, अलग रह सकती है। जी, कविता का पहला कर्तव्य है उस चीज़ की चिंता करना, उस वेदना और दर्द की चिंता जी, करना। आपने कश्मीर की बात छेड़ी है, उस पर भी हुँ, आपने कई कविताएँ लिखी हैं। कश्मीर का जो जी, जी, दर्द है, ख़ास करके जो निर्वासन का दर्द है, उस पर भी आपकी कई कविताएँ हैं। जलावतनी का। जी, जी, जलावतनी जी, जी, जी। तो हुँ, अगर आपके समक्ष कोई ऐसी कविता है तो क्योंकि ये ऐसा ऐसा दर्द है, ऐसी पीड़ा है, जो जी, केवल एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही इसको महसूस नहीं कर सकता है। ये तो पूरे जी। संसार का, पूरी मानवता का दर्द है। हुँ, हुँ, हुँ। उसको हमेशा ये महसूस होता है कि इस दर्द को दूसरों के माध्यम से कैसे, खास करके जो साहित्यकार हैं, कवि लोग जी, हैं, उनके जी, जी। साहित्य के, उनकी कविताओं के माध्यम से किस तरह से इसकी हुँ, हुँ, हुँ। अभिव्यक्ति सामने आ जाए। तो जी, आपने जी, बहुत जी। अच्छी कुछ कविताएँ लिखी हैं। 1-2 कविताएँ जी, सुनाइए उस हाँ, मैं विषय एक पर भी। कविता आपसे वो करूँगी साझा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी 2 लाइन कहूँगी जी, कि ज़ख्म कहीं हो, उसका दर्द मुझे होता है। क्या ज़ख्म बात है! कहीं हो, उसका दर्द मुझे होता है। मेरे दिल का दुनिया से ऐसा रिश्ता है, मेरे दिल का दुनिया से ऐसा रिश्ता है। क्या बात है! क्या बात है! कश्मीर बहुत सुंदर। की जो पीड़ा है उससे मैं कुछ ये भी हुआ कि हमारे यहाँ जो कुछ मित्र हैं और जो कुछ रिश्तेदार हैं, उनका भी ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा, वहाँ की पीड़ा का, वहाँ से फिर बाहर आना और उसके अलावा एक जो बड़ी बात ये रही कि उस पीड़ा की अभिव्यक्ति ना पाना, सामने-सामने उसको अनदेखा कर दिया जाना, ये बहुत एक ऐसा रहा तथ्य जिसने मेरी को बहुत कचोटा। मुझे ये लगता रहा कि साहित्यकार और विमर्श वाले हैं, उनको बात सबकी करनी चाहिए। अगर पीड़ा है तो वो एक अपने मुस्लिम भाई-बहन हैं, उनकी भी पीड़ा है, हिंदुओं की भी है, सिखों की भी है। जहाँ हम जिस दुनिया में रहते हैं देखिए पीड़ा, पीड़ा है। अब एक किस्म की पीड़ा सामने आई है, मैंने उसकी भी बहुत बात की है, सब किस्म की पीड़ाओं की मेरे बारे में मेरे पास बात है। मैं सबरीमाला के भी खिलाफ लिखा है,
सब मतलब सब मिला जुला है हमारा, जो गलत है गलत है। आपने देखा इस कविता में भी, आप कह सकते हैं कि इतने हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में आपने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन जहां भी गलत लगता है तभी तो वो रहा ना कि चली कबीरन सांच पथ। वो कहत कबीरन में क्या रहा कि चली कबीरन सांच पथ, प्रेम लुकाटी हाथ, क्या रहे बात है। प्रेम लुकाटी। इंकलाब आएगा तो मोहब्बत का इंकलाब होगा, नफरत का इंकलाब नहीं चाहिए उपेंद्र जी, नहीं चाहिए नफरत का इंकलाब, चाहे साहित्य हो, चाहे विमर्श हो, चाहे समाज हो। कि चली कबीरन सांच पथ, प्रेम लुकाटी हाथ, लेकिन होता यही है कि घर बाहर दो बरे, खो चले ना साथ। तो सच्चाई वाले को ये थोड़ा सा अपना करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। मैं कहत कबीरन से एक कविता आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपका स्वागत काश्मीरी है। हिंदुओं पर। जी, इसका शीर्षक है मर गई थी कविता। मर गई थी कविता। मेरे देश में मर गई थी कविता, जब बेगुनाह खून से कश्मीर में सन गई थी बर्फीली चोटियां। वाह। दहकने लगा था वितस्ता और चनाब में लाल तेजाब। झुलसने लगे थे चिनार, हो रही थी कश्यप, अभिनव गुप्त, कलहण, पतंजलि, चरक, सूफियों, ऋषियों की विरासत की हत्या। विनष्ट की जा रही थी लल्ला आरिफा, हब्बा खातून, रूपा भवानी, आर्निमल, भगत जी, रिच दैद की अनमोल रूहानी धरोहर। नेस्ता नबूद हो रही थी शिव शक्ति मिलन के दर्शन की अपार संभावनाएं। वाह क्या बात है। सब हिंदू गए, बहुत। और जो सही सोचने वाले मुसलमान थे, आपको पता है, वो भी गए। जो देश के साथ खड़े थे, जो सही थे, उदारवादी थे, वो भी बहुत मारे गए। तो ऐसी आतंकवादी सोच ने क्या किया है। तो नेस्ता नबूद हो रही थी शिव शक्ति मिलन की दर्शन की अपार संभावनाएं। और कवि ने, पीड़ा ये है, और कवि ने मूंद ली थी आंखें, सी लिए थे होठ। और कवि ने मूंद ली थी आंखें, सी लिए थे होठ। लादे फिरता है तब से पीठ पर अपराधी कवि, कविता का बेताल। वाह वाह वाह, कविता क्या का बात है। बेताल लादे फिरता है तब से पीठ पर अपराधी कवि, कविता का बेताल, जो पूछता है प्रश्न लगातार, पर नहीं है कोई भी उत्तर आत्मग्लानि भरे कवि के पास। नहीं है वाह कोई वाह। भी उत्तर आत्मग्लानि भरे कवि के पास। कश्मीर में जलावतनी के बाद खामोश रहा वह कवि, नहीं मिला पाया है अपनी ही कलम से कभी अपनी नजर। कश्मीर हम्म। में जलावतनी के बाद खामोश रहा वह कवि, नहीं मिला पाया है कभी अपनी नजर, अपनी ही कलम से अभी अपनी नजर। खो गए हैं उसके शब्दों के अर्थ, खो गए हैं उसके शब्दों के अर्थ, कविता की संजीवनी शक्ति। बिखरे पड़े हैं मृत पृष्ठों पर निस्तेज निष्प्राण आखर। अभिशाप है हमारे कवि को उस अनकही व्यथा का, और हर अनकही व्यथा का जो हम छोड़ आए, जो हम मजबूरियों के चलते छोड़ आए, जो हम प्रतिबद्धताओं के चलते छोड़ आए। अभिशाप है हमारे कवि को उस अनकही व्यथा का। अब किसी भी पीड़ा की अभिव्यक्ति कवि का चीत्कार कंदन रह जाते हैं, बनकर मात्र एक रुदाली रुदन, एक शब्द विलास, एक औपचारिकता। नहीं जन्मती अब युगांतरकारी कविता, नहीं जन्मती अब युगांतरकारी कविता, नहीं जन्मती अब युगांतरकारी कविता। क्या बात है। इस हालांकि आपने प्रत्यक्ष रूप से इस पीड़ा को, कश्मीर की इस पीड़ा को, इस त्रासदी को, तो जिसको कहते हैं ना जी व्यक्तिगत रूप से उसको वहां पर भोगना, वो तो नहीं है, लेकिन एक कभी हृदय से आपने इसको इतना महसूस किया है, इसको इतना अनुभूत किया है कि आपने अपने कविता के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये तो जी। सही मायने में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है इस हम्म सदी की, कि जो हम्म। 1990 के बाद, पहले तो 1990 में जनवरी में विशेषकर ऐसा जी हुआ, और उसके बाद जी जी। लगातार 32 वर्षों ये जो मानवीय त्रासदी इससे हम मुकाबला करते रहे, इसको भुगत रहे, इसको व्यक्तिगत रूप से हम सहते रहे, अपने आप में जी बहुत बड़ी अनुभूति है। और अगर साहित्य के माध्यम से या कविता के माध्यम से इसको
सामने नहीं लाया जाए, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। वो बहुत अच्छा आपने लिखा है इसके बारे में, और कविताएँ आपकी सुनेंगे, लेकिन हमारे एक मित्र की एक थोड़ी-सी एक उनके एक ये उत्सुकता है कि वो जानना चाहते जी, हैं जी। कि ये कबीरन जो आपने उपनाम रखा है, जी, जी। जी। इसकी क्या 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 पीछे क्या मतलब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? जी। बताइए? हाँ जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। एक तो उपेंद्र जी ये रहा कि कबीर की जैसे एक आग्रह रहा ना कि सच के साथ रहना है। सच के साथ रहना है। जहाँ भी उनको गलत दिखता था, कुछ अन्याय दिखता था, तो कबीर कहने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने मुल्ला जो मस्जिद पे चढ़ के बांग देता है, उसको भी उस वैसे ही लिया। जैसे कि जो अगर हमारा पंडित है, मौल वो कुछ इस तरह की करता है, तो वहाँ बहरा हुआ खुदाए है, तो यहाँ पर भी ये है कि जब उसमें पंडित का ऐसा करना, कोई अपनी किस्म का आचरण करना। तो एक ये रहा कि सबकी गलत बात जो है, बिना किसी प्रतिबद्धता के इधर या उधर, अपनी तरफ से जैसे मुझे लगता है कि निष्पक्ष होकर ठीक के साथ, सच के साथ खड़े होना, एक बात। दूसरे मुझे सब ये कहते हैं कि आपका जो एक चोट का तरीका है, वो लाठी वाला तरीका है, तो उसमें आप बड़ा एक तल्ख ढंग से उसमें आयरनी भी आ जाती है, सटायर भी आ जाता है, कई कविताएँ जैसे अगर कोई पढ़ेगा उसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसका वो स्ट्रॉन्ग आता है, जो कि कभी-कभी कबीर के यहाँ भी वो कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ये आ जाता है कि आप जो है वो स्ट्रॉन्गली किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप नहीं परवाह कर रहे हैं कि क्या उसका वो बनेगा बिना लिहाज़ के। पीछे आज तक में जयप्रकाश पांडे जी ने कहत कबीरन को लिया अपनी चर्चा में, साहित्य तक में, तो उन्होंने उसका टाइटल दिया कि बेलौस, बेलौस कविताएँ रश्मि बजाज की, कि जहाँ किसी के लिए वो कुछ ऐसा नहीं है, वो अपना बेधड़क होके उन्होंने लिखा हुआ है। तो एक तो सच के साथ जैसा मेरे को लगता है खड़े होना, उसके बाद बेधड़क खड़े होना, और फिर कबीरन का साथ में ये भी रहा कि वो सब होते हुए भी एक मेरे अंदर का अध्यात्म जो है, वो बहुत सशक्त है। तो एक अध्यात्म है, सशक्त है। जो कि मेरी ज़िंदगी में आपको मैं बताऊँ, ये एक इस किस्म की ज़िंदगी है जो कि बहुत अलग-अलग तत्वों का मिश्रण है। हमारे इंग्लिश में वॉल्ट व्हिटमैन है, ही सेज़ आई एम अ बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, डू आई कॉन्ट्राडिक्ट मायसेल्फ? येस आई डू, आई एम मेड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। मेरी एक कविता थी पिछले जुरत संग्रह जो था उसमें, उसमें ये था कि एक शीर्षक है कविता का, गंगा तट और गंगा ढाबा। ये गंगा ढाबा अपना जेएनयू वाला गंगा ढाबा है। तो ये शख्सियत जो मेरी है, उसमें एक तरफ तो गंगा तट है देखिए, भक्ति भी है, अध्यात्म भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो तेवर है, वो विद्रोही तेवर भी है। वहाँ गंगा ढाबे वाला तेवर भी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये भक्त है, अध्यात्म में है, तो उस तरह से ये गलत चीज़ों के खिलाफ बात नहीं करेगा। चाहे वो स्क्रिप्चर्स हों, चाहे वो किसी की भी गलत बात हो। वो अगर सामाजिक बात है, तो वो मैं ज़रूर उठाऊँगी। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर जो निकला, वो निकला कबीर। कि मेरे में वो भी था, सच्चाई के साथ भी है, आपको साहस भी दिखता है, लेकिन आप अध्यात्म को नहीं छोड़ पाते। मैं सीधा एक वो क्या कहते हैं उसको, एक्टिविस्ट, पोएट नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे अंदर का अध्यात्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज की नहीं, ये 2002 की बात है, क्योंकि अपनी जो मेरी एसोसिएशन है, देखिए इसको लोग आजकल हर चीज़ को जब हम लुक डाउन अपॉन करते हैं, तो भारत की संत परंपरा को भी करते हैं, आपको पता है। ओह! ऐसा निकला, वो ऐसा निकला। लेकिन मैं ये बहुत आपके साथ बड़ी ग्रैटिट्यूड के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं भारत की भक्ति और संत परंपरा से भी जुड़ी हूँ, और उसमें हमारे न्यू एज में जब हम लोग बड़े हुए या हुए, तो हम मेरे लिए जो ये ज्ञान सारा लाए, सब स्क्रिप्चर्स का ज्ञान, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे कुछ और है, तो श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु हैं, मैंने उनके साथ मेरा बहुत ज्ञान के लेवल पर भी और उनके शिविरों के लेवल पर भी मैंने बहुत अटेंड किया है, और वहाँ मैंने देखा कि कैसे एक आध्यात्मिक गुरु आपको प्रोग्रेसिव बना सकता है। मैं आपको एक बड़ा लाइफ चेंजिंग बात और बताती हूँ। एक बार ऋषिकेश में उनका शिविर था, जो कैंप लगते हैं, तो बड़ा एक हज़ारों लोग उसमें इकट्ठे थे। अब मेरे तो वो है ना, गंगा ढाबा है मेरे अंदर। जैन आप ये मानिए, मैं हाफ कम्युनिस्ट तो हम है ही है, जो ऐसी बात उठाते हैं। अब मैं वहाँ इतनी बड़ी सत्संग में खड़े होकर, वो धर्म की बात चल रही थी, और उसमें मैंने खड़े होकर उनसे गुरुजी से पूछा, जिसमें आस-पास के लोगों ने फिर मुड़ के देखा कि ये बंदी कर क्या रही है? इतनी बड़े उसके आगे डायरेक्ट टेलीकास्ट था, कितने देशों में लाखों लोग देख रहे थे। मैंने खड़े होके ये कहा कि मैंने कहा, गुरुजी, धार्मिक ग्रंथों में
सारे धार्मिक ग्रंथ जो आपके हैं, जिनकी आप बात करते हो, वो सारे तो स्त्री विरोधी हैं। और इनमें ऐसा है, क्योंकि ऐसे उदाहरण मिल भी जाते हैं, स्त्री के समर्थन में भी मैंने कहा वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, और मैं हज़ारों की भीड़ में खड़ी होके बोल रही हूँ, लाखों लोग टेलीकास्ट देख रहे हैं। उसके बाद मुझे लगा कि भई तूने बोल तो दिया, पर तूने करी गलती है, ये महफ़िल ये बोलने की नहीं थी, भक्तों की महफ़िल है। लेकिन वो एक ऐसे संत हैं, जिन्होंने मुझे ये कहा, मैं आज भी उन्हें प्रणाम करती हूँ, उन्होंने इतनी शांति से उस बात को लिया और मुझे कहा, "हाँ, तो है ना, ऐसा तो है। हमारे धर्म ग्रंथों के साथ बिल्कुल ये समस्या तो है और कारण ये है इसका कि वो पुरुषों द्वारा रचे गए हैं। ये एक आध्यात्मिक मास्टर बोल रहे हैं कि वो पुरुषों द्वारा रचे गए हैं। अब आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? आप उन ग्रंथों को दोबारा लिखिए ना। आप धार्मिक ग्रंथ दोबारा रचिए। जो आप जैसी स्त्रियाँ हैं, जो आप जैसे सोचने वाले लोग हैं, जिनका धर्म अध्यात्म में भी जो उतर चुके हैं, जो धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं, जो अध्यात्म में भी रूटेड हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप नया धर्म बनाइए? आप नए धर्म ग्रंथ लिखिए ना। आप लोग आगे आइए ना, आप नया धर्म ग्रंथ लिखिए। एंड आई स्वेयर, निर्भय हो जाओ द्रौपदी, उसकी इमीडिएट बाद की रचना है। जो क्या फिर बात। निर्भय हो जाओ द्रौपदी की बहुत बात हुई, जहाँ मैंने बहुत किस्म से नई बात की। फिर स्वयं सिद्धा आई, स्वयं सिद्धा में मैंने सारी बात की, अष्टावक्र की बात की, जेंडर जो इश्यूज थे उनको जोड़ा, धर्म के साथ जोड़ा, अध्यात्म के साथ जोड़ा, वो बातें उठाई। तो एक जो प्रोग्रेसिव धर्म है, जो लिबरल धर्म है, जो नया धर्म है, नए युग का धर्म है, जिसमें सबको समान होना चाहिए, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो जाति है, चाहे वो धर्म है, ये संदेश भी मुझे, और साथ में आपने नफ़रत नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, प्रेम से चलना है, मोहब्बत से चलना है, ये मैंने वहाँ से सीखा है। और ये मेरे जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर मैं इसको निकाल दूँ, तो वो सिर्फ़ एक एक्टिविस्ट बन जाएगा, सब इश्यूज़ के लिए। वो कबीर नहीं रहेगा, उसका अध्यात्म चला जाएगा। और क्या प्रेम बात। लकुटिया हाथ, जी, प्रेम लकुटिया हाथ, तो प्रेम की लकुटी मेरे हाथ रही। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्याख्या भी की आपने और इसको आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से परिभाषित भी किया। लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में मेरी भी एक चिंता है जो मैं यहाँ पर जी, आपके समक्ष रखना चाहता हाँ, हूँ। ज़रूर, ज़रूर। अक्सर अक्सर ये देखा गया है कि देखिए ना, अगर जो आपने कहा कि एक ईमानदार कवि की जो कविता में ईमानदारी आनी चाहिए, आपको बहुत ही हुँ, ईमानदार रहना चाहिए अपनी कविता के माध्यम से, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। जब आप एक कवि के रूप में किसी रचना को समाज के समक्ष, एक पाठक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जी, उसको बहुत सामने रखते ज़िम्मेदारी, हैं, बहुत बहुत ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी के साथ। और इसमें केवल ईमानदारी के साथ-साथ आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी भी बहुत बनती है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन बनती है। रश्मि जी, कष्ट तब जब जी, जी। होता है कि जो कविता का मूल मंत्र है, कविता का जो मूल उद्देश्य है, कविता का जो मूल धर्म है, उसको हुँ, भूलकर जब हम उसमें एक पॉलिटिकल कविता को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह यूज़ करने लगते हैं, जी, जी, तो तब जी। क्या आपको लगता नहीं है कि जो कविता का मूल धर्म है, वो तब हुँ, डिफीट हो जाता है, पराजित हो जाता है, वो केवल एक जी, पॉलिटिकल जी। स्टेटमेंट की तरफ रहती है, तो फिर हाँ, एक हाँ। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक प्रस्वारता के बीच में और एक अच्छी ईमानदार कविता के बीच में फिर अंतर क्या रह जाता है? इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जी, जी। देखिए ऐसा है कि सब तरह की कविताएँ हमारे पास आती हैं। जैसे कि आप देखिए कई जो हम में से कवि लिख रहे हैं, वो स्त्रीवाद के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक नारा बन के सामने आ जाता है। अब अगर आदिवासी रचना है, दलित रचना है, तो वो एक नारा बन के सामने आ जाती है। या जो अल्पसंख्यक विमर्श है, आजकल तो देखिए विमर्श इतना बाँट दिया, इंसान को इतना बाँट दिया कि इतने ज़्यादा उसके अंदर आपको दिखेंगे बहुसंख्यक विमर्श, वो भी मैंने देखा, वो जो हम बीसी विमर्श, ओबीसी विमर्श, कितना-कितना विमर्श। तो मानव कहाँ है? मानव विमर्श कहाँ है? मैं आपको एक बात बताती हूँ। अपने सब जो श्रोता हैं और जो पाठक हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं इस वक़्त, देखिए हम क्या कर रहे हैं, गलती एक और कर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि जो दलित है, जो आदिवासी है, जो मुस्लिम है, जो स्त्री है, वो हर वक़्त सिर्फ़ उसी मनस्थिति में रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी और कुछ नहीं है। ये लोग भी जो हैं, ये भी अपनी खुशियाँ चाहते हैं। ये लोग भी उस दायरे से बाहर आना चाहते हैं। ये लोग भी मानवीय खुशियाँ रखते हैं, मानवीय अस्मिता रखते हैं और सबसे बड़ा जो साहित्य है, वो साहित्य है जो बात तो करे पीड़ा की बात करे, लेकिन उसके बाद आपको उस पीड़ा पे मरहम लगाकर एक इंसान के रूप में
आपको सामने लाए, समाज को भी वो मरहम दे, उसमें भी वो अपनी एक सौंदर्य दे, सौंदर्य बोध दे और लोगों का मन बदले। जब हम बहुत ईमानदार नहीं हो रहे हैं, सिर्फ नारा छोड़ रहे हैं पीछे, तो वो कविता ठीक है, वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो सकता है, वो विमर्श एक्टिविज्म हो सकता है, लेकिन उससे मानव समाज की या पूरा जो साहित्य है, उसके कोई उससे 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 उसका कोई जो है हित नहीं सधता। मुझे लगता है कि अगर हम पूरा परिप्रेक्ष्य देखें, तो हमें सब किस्म के विमर्श की बात करनी चाहिए, लेकिन मानवीय विमर्श जो है, अस्मितामूलक जितने विमर्श हैं, उससे बड़ा एक मानवीय विमर्श हमको साथ रखना चाहिए, जहाँ सबकी बात होनी चाहिए, पूरे मानव की बात होनी चाहिए, पूरी मानवता की बात होनी चाहिए। मैं एक अपनी ऐसी कविता आपसे अगर आप चाहें तो शेयर कर दूं, जरूर। नहीं, अगर अब और तो कोई कविता समय रिमेन सुनाइए हो। मुझे, उसके बाद आपकी अंग्रेजी कविता भी सुननी है, उससे हम वंचित न रह जाए। पहले आप ये सुनाइए अंग्रेजी जो आपके। कविता, जी जी। जी वो अंग्रेजी कविता वाली मुझे आई एम सो सॉरी, वो मैं हिंदी वाले ही ढूंढती रही। एक्चुअली कल भी कहीं प्रोग्राम था, हम लोग वहां गए हुए थे, मैं आज ही वापस आई। वो हिंदी वाले तो मेरे सामने हैं, वो हिंदी का कार्यक्रम था। वो अंग्रेजी वाली किताब ना इधर उधर हो है कहीं, वो मेरे पास वक्त कोई है बात नहीं, नहीं। तो आप सुनाइए जो आपकी इच्छा है इस समय, वो सुनाइए हाँ, आप। मैं सुनाना चाहती हूँ और सबके लिए बड़े प्रेम से सुनाना चाहती हूँ, सबके लिए। जितने विमर्श हैं वो भी मेरे विमर्श हैं। जो जो चीजें ठीक नहीं हुई हमारे समाज से, हमारे मानस से, उसको हटाना है। उसके देखिए, हर सच्चाई के लिए जब हम जागरूक रहते हैं ना, लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी। कश्मीर की पीड़ा एक रियलिटी है, तभी हम बदल पाएंगे। अगर कहेंगे नहीं हुई, तो हम कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है? इसी तरह से अगर दलित के साथ कुछ रहा है, तो वो एक रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वहीं फिक्स नहीं हो जाएंगे, आगे चलेंगे, वहां भी सुधार लाएंगे। जहां जहां समस्याएं हैं उसको ठीक करते हुए, जहां जहां कमियां हैं उसको ठीक करते हुए, मेरी अपनी यात्रा तो ये है, सबको गले लगा के चल रही हूँ, सबको प्यार दे के चल रही हूँ, लेके चल रही हूँ, है ना? अपनी सबसे दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन जो मेरी यात्रा है, वो देखिए, मैं अपनी कविता सबको बहुत प्यार से, सम्मान से और सबके लिए बेस्ट विशेस के साथ अपनी कहत कबीरन में ये आखिरी कविता है। ये आपके साथ जी मैं शेयर करती हूँ। सुनाइए, आपका स्वागत है। जी, यात्रा अभी बहुत है बाकी, यात्रा भी बहुत है बाकी। वो एक कवि की भी है, समाज की भी है, व्यष्टि की भी है और समष्टि की भी है। यात्रा अभी बहुत है बाकी, अभी न थकना मेरी लेखनी, यात्रा अभी बहुत है बाकी। अभी न क्या बात। थकना मेरी लेखनी, यात्रा अभी बहुत है बाकी। अभी हमें हैं तोड़ने बाकी, महाड़ तालाबों के तटबंध। पानी नहीं पी सकते थे दलित, आपको हमको सबको पता है, ये भी जमाने से हम गुजरे। अभी भी ऐसा कहीं कहीं आ जाता है, बहुत दुर्भाग्य है। अभी हमें हैं तोड़ने बाकी, महाड़ तालाबों के तटबंध। करना हमें मुक्त है जल, ताकि उतर सके वह निर्मल, हर हर दग्ध शुष्क कंठ निर्बंध। क्या बात। करना हमें मुक्त है जल, ताकि उतर सके वह निर्मल, हर दग्ध शुष्क कंठ निर्बंध। अभी हमें है खोलने बाकी, कलाराम मंदिरों के द्वार। मंदिर के दरवाजे खोल दीजिए, मंदिर सबका है। मैं कहती हूँ सब धर्म सब जगह खोलें, मस्जिदों के दरवाजे खोल दीजिए, इंसान इंसान है। गुरुद्वारे खोल दीजिए, सब कुछ खोल दीजिए। एक ही तो है वो शक्ति जो डिवाइन है, एक ही तो व्यक्ति है। सब 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 खोल दीजिए, सिर्फ मानवता और सिर्फ प्रेम। अभी हमें है खोलने बाकी, कलाराम मंदिरों के द्वार। करना हमें मुक्त है ईश्वर, करना हमें मुक्त है ईश्वर, ताकि मिल सके वह चिरबंधक। अरे आपने अल्लाह को अंदर बंद कर दिया, किसी ने मंदिर में भगवान को बंद कर दिया। खोल दीजिए ना, भगवान को मुक्ति दीजिए, भगवान को मुक्ति दीजिए। अभी हमें है खोलने बाकी, कलाराम मंदिरों के द्वार। करना हमें मुक्त है ईश्वर, ताकि मिल सके वह चिरबंधक, प्रियजन से निर्बाध निर्द्वंद्व। जब भक्त से नहीं मान पाता भगवान, तो उसकी भी एक पीड़ा है। ताकि मिल सके वह चिरबंधक, प्रियजन से निर्बाध निर्द्वंद्व। अभी हमें है रोकने बाकी, पर्वत जंगल नोचने दबोचने बढ़ते आसुरी पंजे मशीनी। क्या जंगल बात। खत्म,
जीवन खत्म है, प्रकृति खत्म है। अभी हमें है रोकने बाकी पर्वत जंगल, नोचने दबोचने बढ़ते आसुरी पंजे मशीनी, करने हमें मुक्त है धरती। करनी हमें मुक्त है धरती, ताकि बचे रहें ग्रह, प्रकृति, लोकगीत और भोले स्वप्न। अभी हमें है काटनी बाकी स्त्री अस्तित्व क्षत विक्षत करती अनगिनत क्रूर बेड़ियां कटीली, ताकि मुक्त हो सभ्यता, संस्कृति और जन्मे नवमनु नव सृष्टि। ताकि मुक्त हो सभ्यता, संस्कृति और जन्मे नवमनु नव सृष्टि। और अब देखिए, अभी हमें है पहुंचने बाकी, अभी हमें है पहुंचने बाकी अभागी आंखें, आंसू उपेक्षित, जिनकी उपेक्षा की है वो आंसू भी न उपेक्षित किए जाएं। ये कवि का धर्म है, ये कवि का धर्म है कि अभी हमें है पहुंचने बाकी अभागी आंखें, आंसू उपेक्षित, करने मुक्त विमर्श साहित्य हैं दम घोटू कलू कोठरियों से। करने विमुक्त विमर्श साहित्य हैं दम घोटू कलू कोठरियों से, ताकि जी पाए हर मानुष एक भरपूर छलकता जीवन। एक भरपूर छलकता जीवन, ताकि जी पाए हर मानुष एक भरपूर छलकता जीवन। नहीं आंकड़ा मानव बनकर, इतना व्यक्ति, ये परसेंट इतना है, ये इतना है, ये जात, ये जेंडर, ये धर्म, ताकि जी पाए हर मानुष, ताकि जी पाए हर मानुष एक भरपूर छलकता जीवन। नहीं आंकड़ा मानव बनकर, अभी न रुकना मेरी लेखनी, यात्रा अभी बहुत है बाकी, यात्रा अभी बहुत है बाकी, यात्रा अभी बहुत है बाकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, यही एक रचनाकारी सृजनकर्ता की शक्ति है और उससे भी ज़्यादा शक्ति उसकी रचना में होती है, उसके माध्यम से होती है। तो आप क्या समझती हैं कि कविता के माध्यम से जी मानव जीवन में कितना बदलाव आ सकता है? उसकी सोच में, उनके उसके कर्मों में, या जो उसके जी सही जी धर्म जी हैं, कितना जी। सुधार आ सकता है? क्या हाँ हाँ। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्या एक कवि कवि का जी। धर्म है समाज में सुधार लाना, या समाज में जितनी भी विकृतियाँ हैं, जितनी जितनी हम्म। भी कुरीतियाँ हैं, उनको जी उजागर करके उनके सामने रखना? जी। देखिए उपेंद्र जी, मुझे लगता है कि जब हम समाज से जुड़कर लिखते हैं, तो आप सोच अपनी सामने रखते हैं और ईमानदार सोच सामने रखते हैं, तो फ़र्क आता है, लोगों की सोच में आता है। निरंतर अगर एक इस किस्म का साहित्य वो पढ़ते हैं ना, तो लोगों की सोच में फ़र्क आता है। मैं उसको बिलॉन्ग नहीं करती कैटेगरी को कि लिटरेचर इज़ डेड। बुक्स आर डेड, एक समय वो भी तो आया ना। इतने निराश कई बार हो जाते हैं हमारे लेखक भी, कवि भी, साहित्यकार भी, जो आस-पास का वातावरण है, कई बार सच में ऐसा है, आपको कर देता है निराश। पर मुझे क्या लगता है कि एक जो साहित्यकार है, उसको तो नीलकंठ होना पड़ता है। लेखनी नीलकंठनी है, विष आपके अंदर जाएगा, लेकिन बाहर जो आए ना, अगर अमृत ही आ सके, जो कि समाज को, साहित्य को सुंदर बना सके, अगर हम ऐसा कर सकें, तो बहुत अच्छा है। मैंने ये होते देखा है, क्योंकि हम जैसे कि बड़ी गैदरिंग्स में कहीं बच्चों के सामने कविता लेके गए, या मान लीजिए मंचों से पढ़ी, कई साल लगातार बातें होती रहीं। मैं और चीज़ें तो साथ में हैं ही, स्त्रीवादी मुद्दों के बारे में आपको बता सकती हूँ। मुझे ये बताया जाता है कि हमारी ज़िंदगियाँ बदली हैं। हमने ये बातें पढ़ी, जो इवन बॉयज़ हैं हमारे, लड़के हैं, पुरुष हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में फ़र्क पड़ा है, हमारी सोच बदली है। मुझे लगता है कविता सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम है, क्योंकि अगर हम उपन्यास को पूरा नहीं पढ़ सकते मंच से, कहानी को छोटा पढ़ सकते हैं, कविता कम से कम शब्दों में आपके अंदर तक उतर सकती है, एक संदेश बन सकती है। तो कविता का भविष्य जो है, कभी-कभी मुझे लगता है कि कविता आने वाले समाज में और वर्तमान समाज में कवि के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम है। कविता का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसके माध्यम से संवाद कम समय में हो सकता है सामने वाले से, और बहुत शिद्दत से हो सकता है। ये मेरा अपना ऐसा मानना है। क्या कविता बात है! की शक्ति बहुत है। संजीवनी शक्ति है कविता। जी। नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं कि शुरू हुँ, से हुँ। ही हमारे भारतीय समाज में जी। पहले तो कविता ही आ गई है। कविता से ही हमारा पूरा
अगर कहा जाए तो सृष्टि का आरंभ ही कविता से हुआ है। जी, तो जी, जी। स्वाभाविक है, तो कविता तो अग्रणी है, कविता को हुँ। आगे आगे चलती है और एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उसका पूरा विचरण है हमारे पूरे इस विश्व में। बहुत जी। बड़ी बात कही आपने। और मैं अपने मित्रों समाज को सुंदर बनाने में होना चाहिए, समाज को सुंदर बनाने में, मोहब्बत का इनकलाब लाने में कविता आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी रहेगी, वो बहुत सशक्त भूमिका निभाएगी। वो तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी और आदिकाल से ही कविता का अपना एक सशक्त स्वरूप रहा है और जी, हमेशा वो आगे आगे हमें रक्षा प्रदान करने, संरक्षण देने में बहुत ही उसकी जी, बहुत ही जी, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसी जी, बीच में मेरी इच्छा थी कि जो मेरे हमारे साथ बहुत सारे मित्र इस समय जुड़े हैं जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं जी, आपका जी, जो पिछले दिनों संग्रह आया है, मैं उनको जी, ये देखिए, कहत कबीरन, रश्मि बजाज, ये काव्य जी, जी, संग्रह मैं अपने मित्रों को दिखाना चाहता हूँ। और इसमें जब मैंने आपकी कुछ कविताएं पढ़ी इसमें, तो विशेषकर आपने इसमें विशेषकर कुछ कविताएं कोरोना काल, ये जो कोरोना का दंश है, वो ये जो अभी भी हालांकि चल रहा है, अभी ये हुँ, समाप्त हुँ, हुँ, नहीं हुआ है। तो उसमें जी, मैं अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं आपकी बिल्कुल, एक छोटी कविता इसमें ज़रूर, सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत, उसके बाद स्वागत, स्वागत। फिर कार्यक्रम अब समापन की ओर हमारा आ रहा है। आपकी जी, आप आपसे भी वो कविता सुनना चाहता है। कोरोना और आखर, ये आपकी एक कविता है जो मुझे बहुत अपनी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगी। कविताएँ तो सब आपकी जी, बहुत बढ़िया है, अच्छी है। अब यह सिर्फ कवि की कल्पना ही नहीं, एक जिंदा हकीकत है जो साल दर साल लगातार खटखटा रही है, हमारे सारे दरवाजे बजा रही है, दरवाजों के बाहर लगी खौफजदा दिलों के अंदर घनघनाती कॉल बेल। हम में से बहुतों के पास शायद नहीं है अब बहुत से साल। जी, ये दूसरा जब लहर आई थी, उसमें बहुत दूसरी बड़ा लहर बहुत, 2020 में हमने अपने बहुत सारे प्रियजनों को उन बहुत, दिनों खो दिया, बहुत सारे, बहुत बहुत, सारे। कोई हुँ, रश्मि जी, कोई ऐसा परिवार नहीं रहा होगा जिसमें जहाँ से किसी न किसी तरह की त्रासदी रही, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बढ़ रहा बिल्कुल, है ज़ख़ीरा लाशों का, छोटे पड़ने लगे हैं शमशान, सुना है ये शुरुआत है हुँ, इंसानी नस्ल के खात्मे की। मैं नहीं चाहती घोलना खौफ इन फिजाओं में, पर मेरे अजीजों ये हकीकत है कि हम में से बहुतों के पास शायद न हो अब बहुत से साल। मैं नहीं चाहती मैं नहीं मैं नहीं चाहती छोड़कर जाना अपना ख्वाब अधूरा। मैंने उतार दी हैं दरवाजे से सारी तख्तियां, उखाड़ फेंके हैं दीवारों से सारे पोस्टर, और लिख दिया है सब जगह एक ही आखिर, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। क्या बात है! ये बहुत अच्छी कविता मुझे लगी आपकी, बहुत ही सशक्त कविता है, बहुत ही सशक्त कविता है। तो आपसे जानना चाहूँगा, एक व्यक्ति के रूप में तो आपने कोरोना काल का ये महासंकट आपने भी व्यक्तिगत रूप से झेला है, लेकिन जी, कविताओं के माध्यम से भी आपने इसको हुँ, अभिव्यक्त हुँ, किया है। क्या-क्या जी। साहित्यिक साहित्यिक गतिविधियाँ क्या रहीं आपकी इस काल में? कोरोना काल में उपेंद्र जी साहित्यिक गतिविधियाँ अगर देखिए तो कुछ लाइव प्रोग्राम चल रहे थे, कुछ मेरी कविताएँ लिखी जा रही थी ये वाली, वो रहीं। उस वक़्त का जो मनस्थिति है, वो बहुत एक अजीब किस्म की मनस्थिति रही, मैं आपको बताऊँ। और मैं देख रही थी कि हमारा जो है किस-किस तरह से मन उसमें चलता है, जिसका एक्सप्रेशन उसमें आया कि निराशा, घोर निराशा और घोर पीड़ा का समय था। हर दिन आप फ़ेसबुक खोलते हैं तो वहाँ कहीं और खोलते हैं तो कुछ और। मृत्यु, 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 मृत्यु ही जैसे ज़िंदगी बन गई थी। परिवार में के अपने
नाते रिश्ते में भी ऐसे आते रहे, उसके बाद घरों में बंद रहना, आपके आस-पास के जो लोग हैं, उनके साथ ना मिल पाना, ये एक अलग किस्म का जो सारा एक्सपीरियंस है वो रहा। और मैंने देखा एक कवि का मन जो है ना उसने कई तरह से इसमें अपने आप को डाला कि एकदम से बहुत निराशा आई। कुछ कविताओं में मैंने वो पीड़ा और निराशा भी मेरी व्यक्त होती रही, वो आई। फिर एक अंदर का जब ग्राफ बहुत नीचे चला जाता है, फिर वो जो होता है ना हम कहते हैं कि कहीं न कहीं से वो हिम्मत आने लगती है और आपका थोड़ा ऊपर का ग्राफ बनने लगता है। फिर उस समय अंदर से ही कोई शक्ति आती है कि जो आपसे ऐसी बातें कहलाती है कि नहीं, हर कवि बन जाए एक कविता, ऐसा कुछ होना चाहिए और हमें सकारात्मक होना चाहिए। उस किस्म की बातें भी उसमें आती रहीं। और अब आप ये देखिए कि उस वक़्त भी ये हमारे पास पहुँचता रहा कि जो नेट से आया कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई। आप ये देखिए ना किस हुँ। तरह से कितने-कितने आयाम होते हैं। जो स्त्रियों के विरुद्ध जो हिंसा घरों में होने लगी थी, वो हिंसा बढ़ गई। ये एक पूरा इंटरनेशनल सर्वे आने लगा। मैं उससे भी बहुत हैरान थी कि देखिए घर में रह रही हैं, अब ये देखिए कि कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं कर रहा है। स्त्री के साथ क्या-क्या बनती है कि कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपको असुरक्षा कहाँ हो रही है? जो अपने घर के व्यक्ति हैं, उनसे आपकी असुरक्षा आ रही है। आपकी समस्याएँ जो हैं वहाँ से आपकी हिंसा आ रही है, वहाँ से आ रही है और अब देखिए आप मन देखिए, पूरा कर्फ्यू है, लॉकडाउन है और सारा सड़क खाली पड़ी है। बहुत पीड़ा वाला एक दृश्य है अंदर-बाहर, कोई बाहर नहीं निकलता, आपका टोटल कर्फ्यू है। बहुत मुश्किल से किसी को पर्सनल रिक्वेस्ट से अगर कोई जाता हो, वो भी नहीं जा पाते थे। अब आप देखिए इस चीज़ को कि एक स्त्री, उसके लिए उस टाइम सड़क सुरक्षित थी। कितना बड़ा ये सामाजिक विद्रूप है आप देखिए। कोरोना वायरस की वजह से, जब सड़क असुरक्षित थी और खाली थी, एक स्त्री के लिए तब सड़क कितनी सुरक्षित थी क्योंकि सड़क खाली थी। रात को भी सड़क खाली थी। उसमें अगर कोई बच-खुच के यहाँ से इधर-उधर निकल गया सड़क पे, तो आप सच मानिए, ये कइयों ने मुझे बाद में बात भी होती थी आपस में लड़कियों से, वो कहती थी, "यार डर नहीं लग रहा।" मैंने कहा, "क्यों डर नहीं लग रहा?" कहती, "वायरस तो बेचारा दिखता नहीं है, सड़क पे अगर हम निकल जाते, इस वक़्त रात को, तुझे क्या लगता है कि हम पे अटैक ना होता? वायरस तो करे ना करे।" आप ये क्या देखिए कि कैसी स्त्री होने की स्थिति से आप कभी भी तो मुक्त नहीं हैं। अब एक आप अगर वहाँ हैं, कोरोना है तो उसमें भी एक जेंडर डायमेंशन आपकी ऐड हो जाती है। मेरी एक छोटी-सी कविता है 30 सेकंड्स में मैं ये ज़रूर पढ़ूँगी, ये मेरे दिल के सुने बड़े करीब ज़रूर, है। ज़रूर। आपका स्वागत है, कोरोना सुनाइए, सुनाइए, बहुत जी, बढ़िया। कोरोना कोरोना और एकाकी स्त्री, ओनली वुमन कोरोना और एकाकी स्त्री। रात के मनचाहे प्रहर रात के मनचाहे प्रहर नाइट कर्फ्यू वाली बेजां खाली राहों पर ऊँघते पुलिस वालों को चकमा देकर क्या रात बात है, के क्या बात मनचाहे प्रहर नाइट कर्फ्यू वाली बेजां खाली राहों पर ऊँघते पुलिस वालों को चकमा देकर छिप छुप छिप छुप रास्ते बदल पहुंच मनचाही सड़क पर छिप छुप रास्ते बदल पहुंच मनचाही सड़क पर भरती है कुलाचे मृग छौने की तरह आह्लादित एकाकी स्त्री आह्लादित अब कोई है ही नहीं तो किससे बचाने के लिए पुरुषों को लेके निकलना है सारी रोड खाली है हाँ तो क्या बात है। छिप छुप रास्ते बदल पहुंच मनचाही सड़कों पर भरती है कुलाचे मृग छौने की तरह आह्लादित एकाकी स्त्री बेफिक्र है बेखौफ भी बेफिक्र है बेखौफ भी जैसा भी सही जैसा भी सही कोरोना पुरुष तो नहीं जैसा भी सही कोरोना कोई पुरुष तो नहीं जैसा भी सही कोरोना कोई पुरुष तो नहीं ये खाली सड़कें जिस पे आप नहीं निकल सकते इतनी आप देखिए जुड़ती कहाँ-कहाँ एसोसिएशन है निर्भया कांड गांव के खेत में गई लड़की जो कि शाम रात को चली गई जिसको आवश्यकता के लिए जाना पड़ा जो निर्भया थी वहां सड़क पर रात का समय था रात औरत के लिए निषिद्ध है पब्लिक जीवन औरत के लिए निषिद्ध है रात में एक कोरोना आया सड़कें खाली कर दी एक स्त्री जाती है उसको लगता है कि अरे कमाल है ये तो इतना खाली वो है करो कैसा भी हो कोरोना कैसा भी हो पुरुष तो नहीं तो ये अनुभव और कई अनुभव ये सब होते रहे, फेसबुक चलती रही, व्हाट्सएप चलते रहे, मित्रों के संदेश आते रहे, सबको एक-दूसरे को पकड़ कर रखा सबने। इस दौरान बहुत अच्छी रचनाएँ भी आती रहीं, बहुत से कवियों ने बहुत अच्छा लिखा है। मैंने अपने जो द पुरवाई चलाते हैं तेजेंद्र शर्मा जी, उनकी उसमें फिर एक आलेख भी लिखा था
कि हिंदी कवियों ने कोरोना को कैसे देखा है, उसमें वो सारा आया था। और उसके बाद एक बहुत अच्छी किताब जिसका मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, कभी उसका बारे में डिटेल में भी लिखूँगी। हमारे पास वो हैं अपने शुक्ल जी हैं, मुझे नाम बहुत जल्दी कई बार याद नहीं आते हैं, श्री प्रसाद शुक्ल हैं, हम्म बीएचयू से हैं अपने। जी, जी। हम्म तो उनकी है कविता और महामारी, ये उन्होंने क्रिटिसिज्म का ग्रंथ लिखा, जो कि इतनी जल्दी क्रिटिसिज्म का वर्क आता नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा और उन्हें काफ़ी उसका इतिहास में भी गए, वर्तमान में भी गए और उसके बाद जो अब चल रहा है और आगे की भी उन्होंने एक थ्योरी पूरी कोरोजीवी कविता के नाम से एक पूरी उन्होंने थ्योरी हम्म दी है कि कोरोजीवी कविता कैसी हो, कोरोजयी कविता कैसी हो। तो ये सब पीछे जो है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते रहे और कविता और साहित्य ने मानव को पकड़ के रखा, जोड़ के रखा। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो हम कितने अकेले होते, कितने टूटे हुए होते, कितने बिखरे हुए होते। तो मैं ये सब साइंस भी आप देखिए आ गई, मानवता को उसने जोड़ा, अंदर खौफ भी थे लोगों के, लेकिन इस किस्म के भी जो ख़्यालात थे, उससे सब एक-दूसरे को सँभाले हुए चलते रहे, एक-दूसरे से जुड़े रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अब आज के कार्यक्रम का ये समापन वक्तव्य आपका लूँ, लेकिन सुनिए, हाँ अभी जी। मेरा जी, 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 कार्यक्रम बिल्कुल। पूरा नहीं हुआ इस रूप अच्छा, में अच्छा। कि कविता के बहाने तो आपके लेखन पर, आपकी कविताओं पर बातचीत हुई, आपकी कविताएँ सुनी। लेकिन जी। मैं और मेरे साथ मेरे मित्र भी जानना चाहेंगे कि इसके अतिरिक्त आपकी क्या-क्या रुचियाँ हैं? जैसे कई लोग साथ में पेंटिंग भी करते हैं या गायन में भी जी। शौक रखते हैं या हाँ, हाँ। या जी, जी, या जी। म्यूज़िक संगीत सुनने में, तो हाँ, हाँ, हाँ। आपकी विशेष रुचि क्या है? मेरी संगीत में है जी रुचि, संगीत में रुचि तो है मैंने मेरी। सुना कि आप गाती भी बहुत अच्छा है और खैर अच्छा तो और पता नहीं, लेकिन हाँ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मैंने आपका देखा कि आपके बहुत अच्छे कुछ नृत्य के भी कुछ पोस्ट आए थे। खैर इस समय तो मैं आपसे वो नहीं जी, पूछूँगा, जी। लेकिन गायन में आपकी विशेष रुचि है, ये तो मुझे मालूम है। हाँ, गायन में। जी, जी। मैं चाहूँगा कि जो आपकी इच्छा है, अगर आप कोई हरियाणवी हुँ। लोकगीत या कोई अच्छा। गीत जो जो आपकी इच्छा है, थोड़ा बहुत वो हमारे मित्रों के लिए सुनाइए आप। जी, अच्छा, वो कोई अपनी कविता गा के सुनाऊँ या कोई लोकगीत सुनाना है, क्या करना है? आप पहले पहले आप लोकगीत सुनाइए थोड़ा-सा। जी, जी। उसके अच्छा, 1-2 आप अंश सुनाइए। अच्छा वो दीजिए नहीं तो बजाने में फिर वो आपका हिलेगा। क्या सुनाया जाए? जी, हरियाणा का सुनाती हूँ जी मैं आपको, क्योंकि वही हमारे यहाँ हरियाणा। हाँ, जी, जी। हरियाणा और अंग्रेज़ी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है। इट जी, इज़ अ जी, जी। लव हेट इट इज़ अ लव हेट रिलेशनशिप और आप मानिएगा कि एक ज़माना वो भी था जब हमारे बच्चे क्लास में अगर इंग्लिश में रोल कॉल ले लो ना, तो उसमें ही वो प्रोटेस्ट कर देते थे। अरे अंग्रेज़ी में लेवे है, अंग्रेज़ी में पढ़ावे है कि मतलब देयर वाज़ अ टाइम। हुँ, उसके बाद हुँ। तो ख़ैर बहुत ज़माना बदल गया, वो पुरानी बातें हो गईं। लेकिन जो हरियाणा का गाँव है, उसमें एक लड़की का आना, कोई ब्याह कर लाता है और वो गाँव की जो है उस कल्चर में एक नई-सी चीज़ हो जाती है गाँव वालों के लिए, कोई फैशनेबल ब्याह के आ गई, तो वो एक ख़ास समा उसका एक अलग बन जाता है कि अंग्रेज़ी बोलती है, उस किस्म की बातें जो होती थी। तो जी, 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 उसमें हमारे एक यहाँ चलता है कि रह गया बाहर मुल्क ने पढ़न न छोरा, लाया मेम सी धोली। क्या बात है! मीम जैसी गोरी लाया और हुँ। समस्या क्या है कि गिट-पिट इंग्लिश बोले, ना समझे रे कोई बोली। तो वो अच्छा, थोड़ा-सा अच्छा। कल्चरल इंटरैक्शन है उसका, जी, जी। मैं वो कोशिश करती हूँ। सुनाइए, सुनाइए। रह गया बार मुल्क ने पढ़न न छोरा, ल्याया मीम सी धोली। गिट पिट इंग्लिश बोले ना समझर कोई बोली। गिट पिट इंग्लिश बोले ना समझर कोई बोली। बार मुलक ने पढ़न न छोरा, लाया मीम सी धोली। गिट पिट इंग्लिश बोले ना समझर कोई बोली। र
हो रे रे हर रे हर रे सारे गाँव में होरी। गिट पिट इंग्लिश बोले ना समझ कोई बोली। और गिट पिट इंग्लिश बोले ना समझ कोई बोली। तीन टाइम वा तीन टाइम वा चा पीवे से दो टाइम वा काफी। मारा भाई न्यू सोचन लाग गया मांगे सरया लासी। तीन टाइम वा चा पीवे से दो टाइम वा काफी। मारा भाई न्यू सोचन लाग गया मांगे सरया लासी। ठाके टोकना रे रे ठाके टोकना लासी लाया वा बोली आई एम सॉरी। गिट पिट इंग्लिश बोले ना समझ रे कोई बोली। गया बाहर मुल्क ने पढ़न न छोरा लाया मीम सिधोली। गिट पिट इंग्लिश बोले ना समझ रे कोई बोली। रे 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 हो रे हर रे सारे गाँव में होरी। गिट पिट इंग्लिश बोले ना समझ रे कोई बोली। ना रे समझ रे कोई बोली। रे गया बाहर मुल्क में पढ़न न छोरा या मीम सिधोली। गिट पिट इंग्लिश बोले ना समझ रे कोई बोली। रे 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 हर रे सारे गाँव में होरी। गिट पिट इंग्लिश बोले ना रे समझ रे कोई बोली। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये तो हरियाणा में खूब गाते होंगे। हाँ जी, हाँ, गाते होंगे ये गीत हरियाणा में। हाँ हाँ, यहाँ बहुत फेमस है जी। मुझसे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने हमारे बहुत बार ये बड़ी स्टेजों में और बड़ी महफिलों में, बहुत वो भीड़ें जो होती हैं उसमें खास गवाया, क्योंकि दे वुड एंजॉय इट मोर। कि अंग्रेजी की मैडम है, गिटपिट खुद करती है और उसके बाद वो ऐसा सुनाती है। तो सब बच्चे के लिए एक अच्छा एंटरटेनमेंट भी, म्यूजिक भी और फन भी हो जाता बहुत है बढ़िया, हमारे में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अंत जी में जी जी। आप ये चाहती थी कि आप अपना कोई रचना सुनाएंगे और उसके साथ फिर हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हाँ हैं। तो आप हाँ अपनी रचना जी जी कौन सा जी। सुनाना चाहते हैं? वो मैं बस एक छोटी सी सुनाऊंगी। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जी, उनमें रमाकांत शर्मा जी, अजय शर्मा जी, अरुण पासवान जी, रंजीता बहुत सिंह जी, विजय सिन्हा जी, और भी कई हैं, रितु माथुर जी, उर्मिला शिरीष जी, कमलेश भारती जी रहे, सनातन मिश्रा जी, और भी कई लोग हैं। ये कुछ एक नाम मुझे कुछ पता लगे हैं। तो इन सब का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये आज आए हैं। और एक मैं अब जो सुनाना चाहूंगी गा के, वो जी थोड़े से जी अपने शेर हैं जी, जो कि मैं जी आमतौर पर सुनाया करती हूँ। देखिए, दो तरह की कविता हमारी है। एक जो साहित्यिक गोष्ठियों की कविता है, एक जो मंच से हम पढ़ते हैं, जहां पर ज्यादा सब लोग सामने बैठे हैं, तो वो उस मुहावरे में रहती है जो सब तक बात पहुंच सके। तो मैं उसको गा के उसके साथ जी जी करूंगी। जी। जी। वो कबोरों की राह देखे है, वो कबोरों की राह देखे है, जिसे गंगा जमी पे लानी हो। वो कबोरों की राह देखे है, जिसे गंगा जमी पे लानी हो। हिम्मतों वाले पार उतरेंगे, क्या बात है। हिम्मतों वाले पार उतरेंगे। ये दरिया कितना भी तूफानी हो, ये दरिया कितना भी तूफानी हो। कहीं हो जुल्म तो खून खौल उठे, उसके बिना तो इंसान है ही नहीं, वेजिटेबल एग्जिस्टेंस है, हुआ ना हुआ बराबर है। कहीं हो जुल्म तो खून खौल उठे, कहीं हो जुल्म तो खून खौल उठे। न सिर्फ नाम की जवानी हो, क्या बात है, न बहुत सुंदर। सिर्फ नाम की जवानी हो। और अंतिम संदेश, अंतिम दो पंक्तियां, नींव में
प्यार का पत्थर रखना। सबके लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, जो मेरे एक्टिविस्ट हैं, जो मेरे विमर्श वाले हैं, जो मेरे प्रोटेस्ट वाले हैं, जो जहां भी हैं, जिनको जो भी चाहिए, एक बात है कि नींव में प्यार का पत्थर रखना। क्या बात है। नींव में प्यार का पत्थर रखना, जब इमारत नई बनानी हो, वाह वाह, जब बहुत सुंदर। इमारत नई बनानी हो, नींव में प्यार का पत्थर रखना, जब इमारत नई बनानी हो, जब इमारत नई बनानी हो, जब इमारत नई बनानी हो। नई इबारत, नई इमारत, सबके लिए सुंदर प्यारी, लेकिन मोहब्बत, 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 वही एक मूल मंत्र है, वही मेरा संदेश है। क्या बात है। इसी सकारात्मक बात पर, विचार पर, और आपने जो ये अभिव्यक्ति सामने रखी है, इसी के साथ अब हम अपने मित्रों से अनुमति चाहेंगे, और जो इस बीच में जुड़े हैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहोगे रेशमी आप? जी, उन सबको एक तो बहुत शुक्रिया कहना है मुझे। दूसरा ये है कि साहित्य से जुड़ें। साहित्य व्यक्ति को सुंदर बनाता है, समाज को सुंदर बनाता है, और जो साहित्यकार हैं, वो आपस में जब जुड़ते हैं, तो अलग-अलग जो दिए कहीं-कहीं टिमटिमा रहे होते हैं ना, जब वो सारे एक साथ आते हैं, तो बहुत सारी रोशनी एक साथ हो जाती है, और वो रोशनी सब जगह पहुँचती है, और वो साहित्य और साहित्य वाले जब जुड़ जाते हैं, चाहे वो रचनाकार हैं, चाहे पाठक हैं, चाहे दर्शक हैं, तो एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है, एक बहुत अच्छा माहौल हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये कारवां चलता रहे, ये अंत नहीं हो, ये आगे चलता रहे, ये कारवां आगे बढ़ता रहना चाहिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले मेरे अरमां, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये कारवां चलता रहे, हम आपस में मिलते रहें, और एक साहित्य का और साहित्य के माध्यम से एक सुंदर वातावरण बनाए रखें। बहुत अच्छी बहुत बातें कही शुक्रिया आप, सबका। बहुत अच्छी बातें कही आपने। और जो हमारे मित्र इस बीच में जुड़ गए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर उनको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा, और जो रश्मि जी ने अपनी कविताएं सामने रखी हैं उनको सुना होगा, यदि आपका मन करता है तो इस कार्यक्रम को आप शेयर करें, ताकि आपके भी बहुत हाँ, सारे मित्र जो आपके साथ जुड़े हैं, जी, जी, वे भी इस कार्यक्रम को सुन सकें। हाँ, क्योंकि जो कारवां एक बढ़ता गया। जी, जी। कारवां बढ़ता रहेगा। और हाँ, मैं हाँ। आपसे भी निवेदन करता हूं कि बाद जी, में जी। आपको जब समय मिलेगा, कि हाँ, हमारे मित्रों ने जो कमेंट्स दिए हैं उन पर आप अच्छा। अपना आप उत्तर दे दीजिए, उनका उन पर आप अपने अपनी अपनी टिप्पणी आप दे दीजिएगा उनको, जी, और बहुत अच्छा ज़रूर, ज़रूर। लगेगा। और जी, अब डॉक्टर रश्मि बजाज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और विशेषकर मुझे आपकी भी बहुत अच्छा कविताएं। लगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम अपने मित्रों से आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति लीजिए। मैं पहले सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। नमस्कार, दुआएँ, नम मोहब्बतें। जी। नमस्कार, नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज कविता के बहाने कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थी भिवानी हरियाणा से डॉक्टर रश्मि बजाज, सुपरिचित कवियत्री। इसके साथ ही मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। सबसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।